हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। मैं ब्रजेश कुमार आज आप लोगों के बीच हम वैदिक सभ्यता जो अपना था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में वैदिक सभ्यता के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो था वह क्या होता है कि वह ग्रामीण सभ्यता थी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पहले जो इंडिया में जो पहले जो सभ्यता के विकास होता है हिंदुस्तान में, वह क्या होता है कि नगरीय व्यवस्था यानी कि शहरी व्यवस्था का शुरुआत होता है और बाद में जो व्यवस्था आती है वह ग्रामीण व्यवस्था की शुरुआत होती है। तो इस तरीक़ा से हम लोग देख रहे हैं कि पहले की जो व्यवस्था होती है वो अपनी शहरीय व्यवस्था होती है और दूसरी व्यवस्था जो होती है वह ग्रामीण तौर पर एक व्यवस्था का सृजन होता है जिसको वैदिक सभ्यता बोलते हैं। वैदिक सभ्यता उसको बोलते हैं जो वेदों से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो खनन से जो व्यवस्था हमको प्राप्त हुई, उसके बारे में हम लोग पहले वैदिक सभ्यता बोलते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमाण है वह बहुत कम मिलता था पहले, इसीलिए पहले जो था वो वैदिक सभ्यता ही मानने में आती थी, लेकिन अब उसके भी बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भी प्रचलन था। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि वैदिक सभ्यता जिसमें वेदों से जो हमको जानकारी मिलती है, जो वेद से जो सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, उसी को हम लोग वैदिक सभ्यता बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता का जो काल जो होता है वह 1500 BC से 600 BC तक का जो काल होता है उसको हम लोग वैदिक सभ्यता काल कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किसको बोलते हैं, पूर्व वैदिक काल में हमको क्या चीज़ का प्रधानता मिली, उसमें क्या उत्पत्ति हुई, जिसके कारण हम उसको पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल कहते हैं। वैदिक अब यहाँ से हम लोग आते हैं तो इसका परिचय देखते हैं। परिचय इसका क्या होता है कि पूर्व वैदिक काल जो होता है वह क्या करता है कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस पूर्व वैदिक काल में ही क्या होता है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति होती है। तो ऋग वैदिक काल से जिस सभ्यता का पता चलता है उसको हम लोग पूर्व वैदिक काल कहते हैं, जो ऋग्वेद था। और तीनों वेद से जिस सभ्यता की हमको जानकारी मिलती है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो हम लोग इसके बारे में पहले देख लेते हैं कि वैदिक क्या होता है। वैदिक जो होता है वो वेद से बना है, वेद शब्द से बना है वैदिक, जिसका अर्थ है ज्ञान, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। कभी कभी एग्जाम में छोटा छोटा चीज़ भी पूछ लेता है जहाँ पे आपको समस्या उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए मैंने उस बेसिक पॉइंट से ही इसको उठाने का कोशिश किया है जहाँ से किसी भी क्वेश्चन को छोड़ा नहीं जा सके। आप एक बार पढ़ते हैं तो वो अच्छी तरीक़ा से याद हो सके। अब देखिए, इसका जो निर्माता था वो आर्य थे। आर्य संस्कृत शब्द से इसका निर्माण हुआ है, आर्य। तो हम लोग देखते हैं कि आर्य जो थे वह भारत में जो आए तो उसके बाद आर्य शब्द जो है वह संस्कृत से बना और जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब हम लोग देखते हैं इसका मूल निवास कहाँ था और ये कहाँ से आए थे। तो मैक्स मूलर के हिसाब से ये मध्य एशिया से आए थे और यही चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है। जो मैक्स मूलर का जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसी को ज़्यादा लोगों ने मान्यता दिया है। तो मैक्स मूलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए थे। डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार ये अल्पस पर्वत यानी कि यूरेशिया से आए थे, जो एशिया और यूरोप के बीच में जो एक पर्वत है अल्पस पर्वत, जिसको हम लोग यूरेशिया बोलते हैं, जो रूस को क्या करता है कि रूस एशिया और अफ्रीका के एशिया यूरोप को दो भागों में डिवाइड करता है। तो उसी यूरेशिया से ये डॉक्टर संपूर्णानंद का कथन था कि अल्पस पर्वत यानी कि यूरेशिया में जो लोग रहते थे वहाँ से ये आए थे। बाल गंगाधर तिलक का, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह एक एग्जाम में पूछते रहता है। बाल गंगाधर तिलक उनका कहना है कि ये आर्टिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, उत्तरी ध्रुव से आए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको कहा है कि ये तिब्बत से आए थे। तो इस तरह का से वो चार जो स्टेटमेंट है इसको आप लोग याद रखिएगा। मैक्स मूलर ने कहा था कि यह मध्य एशिया से आया था। संपूर्णानंद ने कहे थे कि वह अल्पस पर्वत यूरेशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वह आर्टिक से उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि यह मध्य एशिया तिब्बत से आए थे।
तो इस तरीका से हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं ये सारे तो वेद से भी जानकारी हमको मिलेगा और उसके बाद खुदाई से भी हमको जानकारी मिलेगी। जैसे जानकारी जो मिला साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों से क्या करता है कि इसकी जानकारी हमको मिलता है। साहित्य एवं पुरातात्विक स्रोत जो होता है ये दोनों से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य में क्या आता है। पुरातात्विक काल में बोगाज कोई अभिलेख जो 1400 BC में मिला था, बोगाज कोई अभिलेख, वहां से क्या होता है कि अभिलेख से इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। इससे उल्लेख होता है कि जो पुरातात्विक खुदाई हुआ वहां से भी क्या किया कि इसको साक्ष्य मिला और वहां से जो इंद्र, वरुण, मित्र ये सब के साक्ष्य क्या करते हैं कि प्रमाणित करते हैं कि आपको वैदिक सभ्यता की पूर्ण जानकारी है। और वेद में भी पूर्व वैदिक काल गैरिक मृत भांड से, अब देखिए यह पूर्व वैदिक काल है वह गैरिक मृत भांड से मिला था और उत्तर वैदिक काल चित्रित धूसर मृत भांड से। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी खुदाई जो पुरातात्विक जो साक्ष्य होता है उससे भी यह प्रमाणित होता है। तो इसीलिए यह बिल्कुल सत्य होता है और इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी जाती है। अब देखते हैं साहित्य स्रोत। साहित्य स्रोत में मैंने बताया कि पूर्व वैदिक काल का जो स्रोत होता है वह ऋग वैदिक से ही मिलता है और तीनों से जो मिलता है वह उत्तर वैदिक, तीनों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जो भी मिलता है वह क्या पता है कि उत्तर वैदिक में आते हैं, जो फिर आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक के बारे में भी हम लोग पहले इसके हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखिए ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 10 और 28 सूक्त यानी कि मंत्र प्रथम एवं 10 मंडल सबसे नया है। आप लोग याद रखिएगा कि इसमें 10 मंडल है, तो पहला मंडल और 10वां मंडल सबसे नया मंडल है और तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया। गायत्री मंत्र का जो उपयोग जो हम लोग करते हैं वह तृतीय मंडल में है। 7वां मंडल में होता है वह 10 राज का युद्ध। 10 राज का युद्ध इसको कहते हैं। 10 राज का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानकारी मिलता है। यहाँ 10 राज के युद्ध में क्या हुआ था कि 10 राजाओं पर एक राजा थे जिनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। वो एक राजा थे, उसने क्या किया था, वह 10 माने कि राज्यों पर अटैक कर दिया था और उस सारे राज्य को जीत करके ही उसने क्या किया था कि आर्य का स्थापना किया था। तो उसी को हम लोग 10 राज युद्ध करते हैं और इसी 10 राज के युद्ध में ही प्रथम बार क्या हुआ था कि तलवार का उपयोग हुआ था। 10 राज का ही युद्ध जो हुआ था उसमें क्या हुआ था कि तलवार का उपयोग हुआ था। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और तलवार का युद्ध हुआ था जो तीर जो क्या करते थे कि लकड़ी के जो हथियार का उपयोग करते थे जो पहले, उसके जगह पर इन्होंने क्या किया था कि 10 राज के युद्ध में ही क्या किया था कि तलवार का उपयोग किया था। और उसने क्या किया था कि सारे जो इसके अगल बगल का जितना भी राज था सारा को रौंद के रख दिया था और उसने मात्र 3 दिन में ही इस युद्ध को जीत लिया था। इसीलिए 10 राज का युद्ध का वर्णन जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। 9 मंडल जो होता है, 9 मंडल सोमदेव का, 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था जैसे जातीय जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी है वर्ण व्यवस्था में। अब आते हैं हम लोग सामवेद जो होता है वह संगीत का वेद है, यानी कि 7 स्वरों का स्वर प्रथम प्रयोग जो हुआ था वह सामवेद में ही किया गया था। यजुर्वेद है जो यज्ञ के विधियों का वर्णन करता है। यह गद्य और पद्य दोनों में है, गद्य और पद्य भाषा दोनों में है। तो इसीलिए हम लोग इसको याद रखेंगे कि यज्ञ के विधियों का वर्णन यजुर्वेद में। अथर्ववेद जो है वह जादू टोना वशीकरण आदि का वेद है। उसमें जादू टोना जो उस समय जो चला करते थे, उस समय जो प्रचलित थे, जो आज के भी उसका कुछ अंश हम लोगों के पास आता है, उसका जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है। अथर्ववेद का ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद यानी कि इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, यह श्रेष्ठ वेद है, वेद कहा जाता है। सबसे बाद का वेद है, यह सबसे बाद का वेद होता है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का चीज है। अब हम लोग आते हैं अध्यता। जो इस अध्यता का मतलब हो गया जो इसको अध्ययन करते हैं। जैसे ऋग्वेद का जो अध्ययन करेंगे उसको होत्री बोलते हैं। उपवेद इसका होता है आयुर्वेद,
यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है ये एग्जाम में। सामवेद को हम लोग बोलते हैं उद्गता, इसको गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का अघर्यु, जो यजुर्वेद का जो अध्ययन करते हैं उसको अघर्यु बोलते हैं, अघर्यु, उसका जो वेद है वह धनुर्वेद है। अथर्ववेद का जो होता है वह ब्रह्मा है, और इसका जो उपवेद है वह शिल्प वेद है। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो वेद हो गया, उसके बाद उपनिषद भी आता है, जो कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। आप देखिए, कौशिकी, ऐतरेय, केन धानतोग्यम, तैत्तिरीय, मैत्रेयानी, मांडव, प्रश्नमंडल, ये सब याद रखिएगा। ये कभी कभी एग्जाम में मैदान के लिए पूछ दिया जाता है, या पूछ देगा कि इसमें उपनिषद कौन सा है। तो ये 3 4 5 ही याद रखिएगा। और आप लोग देखिएगा कि आरण्य क्या होता है। केन धान्य दोगम का ही आरण्य है जैमिनी, छांदोय, और तैत्तिरीय और मैत्रानी का तैत्तिरीय और शपथ, तैत्तिरीय शपथ, ये आरण्य जो है जो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें वैदिक सभ्यता। फिर हम लोग देखते हैं कि पूर्व वैदिक काल क्या होता है। तो हम लोग आगे देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो 1500 से 1000 BC तक जो काल रहता है, उसके बारे में फिर हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, जो बेसिकली ऋग्वेद से रिलेटेड, अपना जो ऋग्वेद से जो रिलेटेड काल होते हैं। और एक बात हम लोग और चर्चा कर रहे थे, दशराज 7वां मंडल में जो हम लोग उपयोग कर रहे थे, दशराज युद्ध। तो दशराज युद्ध के बारे में मैं उस समय बताना थोड़ा याद नहीं था। तो वो सुदास थे, सुदास राजा थे, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, उनके द्वारा लड़ा गया युद्ध था। तो आप लोग उसको याद रखिएगा, जिसको दशराज का युद्ध बोलते हैं, और ये 7वां मंडल में आपको मिलेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं पूर्व वैदिक काल। उसमें हम लोग पढ़े थे वैदिक सभ्यता क्या थी। अब हम लोग वैदिक काल के बारे में देखते हैं। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक होता है। पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार आती है। पूर्व वैदिक काल में कबीलाई जो एक संगठन होता था, वह बना करके वो अपने जीवन यापन किया करते थे। तो इसीलिए पहली जो सभ्यता थी वह कबीलाई जीवन पर आधारित थी, जिसको हम लोग जन बोलते थे। वह जन होता था, एक लोग का, एक ग्रुप का, एक समूह होता था कबीले का, जिसको हम लोग जन बोलते थे। ये जितना भी पॉइंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट करके बनाया गया है, तो इसीलिए आपको इसको देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका एक भी, ये मेरा भरोसा है। और देखिए, कबीलाई जीवन जो जीता था, कबीला का जो एक समूह होता था, जिसको हम लोग जन बोलते थे, और जन के बीच में से ही एक राजा को चुना जाता था, जिसको राजन बोला जाता था। राजन वह क्या करता था कि उसकी देखभाल, उसकी सुरक्षा, जो भी सुरक्षा हो, या उस समय कृषि की उतनी महत्व नहीं थी, पशुपालन की महत्वता कुछ ज़्यादा थी, तो इसीलिए उस पर क्या करता था कि उस सभी के बीच में एक राजन होता था, राजा होता था। अब देखिए, आप कहिएगा कि मौर्य काल के राजा जैसा ही राजा होता था, तो ऐसा नहीं था। अन्य दूसरे राजाओं जैसा उसकी राजा की व्यवस्था नहीं थी। उसको सीमित अधिकार प्राप्त होते थे, वह सीमित अधिकार में ही वो अपने कार्य को करता था। तो इस तरीका से हम लोग देखें कि राजा होता है, राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदय और गण, ये जो राजा की जो सहायता होती थी, जो उसको कर वसूलने में, जो उसकी सुरक्षा करने में, जो उसकी देख रेख में, उसके लिए उसने क्या किया था कि एक सहायता के माने कि एक ग्रुप का गठन किया, जिसको हम लोग समिति, सभा, विदय और गण बोलते हैं। ये 4 एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पूर्व वैदिक काल में राजा की सहायता के लिए कौन कौन सी संगठन था। तो इसको याद रखिएगा, समिति, सभा, विदय और गण। अब देखते हैं समिति क्या होता था। यह आम सभा होता था, जिसमें सभी लोग एक गांव में बैठ करके एक सभा का आयोजन करते थे, जिसमें महिलाओं भी शामिल होती थी। तो इस तरीका से हम लोग देख रहे हैं कि उस सभ्यता में महिलाओं की जो स्थिति थी वह बहुत अच्छी थी। तो इसमें महिला भी शामिल होती थी, महिला भी सम्मिलित होती थी। तो इसको याद रखिएगा। सभा जो है वह कुलीनों की संस्था थी। कुलीनों की संस्था कहने का कि जो पढ़ा लिखा जो लोग होते थे, जिसके पास माने कि कृषि करने की भूमि
या पशुपालन की व्यवस्था जिसके पास अच्छी होती थी, वो लोगों की एक संस्था होती थी, सभा होती थी, कुलीनों की संस्था, जो पढ़े लिखे जो लोग होते थे उनके लिए। उसके बाद आते हैं विदय। विदय जो होता था, उपज लूट बंटवारा। जो विदय जो होता था वह क्या होता था कि छोटे छोटे कबीला में जब युद्ध होता था तो वहाँ पे जो लूट होता था उसकी बंटवारा करने के लिए विदय की व्यवस्था की गई थी। इसमें महिला भी शामिल होती थी। गण, कुलीनों की सभा। गण जो हो गया, यहाँ कुलीनों की संस्था है, एक कुलीनों की संस्था है। और गण उसको बोलते थे जहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्तियों का एक सभा होता था, उसको हम लोग कुलीनों की सभा बोलते हैं। उसके लिए अधिकारी एक होता था। अधिकारी जो होता था जिसको रत्नीन कहा करते थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, रत्नीन। उस समय जो पूर्व वैदिक काल में जो अधिकारी हुआ करते थे उसको रत्नीन कहते थे। इसमें होता था पुरोहित होता था, सेनानी होता था, पूर्व स्पष्ट। देखिए पुरोहित जो वह होता था जो क्या करता था कि लोगों के बीच में जाकर के पूजा पाठ या जो भी उसकी व्यवस्था जो होती थी। सेना जो होता था वह उसकी रक्षा करने के लिए, जो एक गण कबीला होती थी उसकी जन होती थी, उसकी रक्षा करने के लिए। पूरक जो होता था एक छोटा संस्था होता था जो छोटे एरिया में दायरे में रह करके वो अपना कार्यभार करता था। स्पष्ट जो होता था, स्पष्ट वो गुप्तचर व्यवस्था होता था, उसको गुप्तचर व्यवस्था होता था स्पष्ट। तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा। सेना नियमित नहीं होता था, सेना उस समय नियमित नहीं होता था। सेना क्या करता था कि उसी लोगों में जो कबीला के लोग होते थे वो अपना कारोबार करते थे, पशुपालन, बढ़ईगिरी सब का कार्य करते थे, और उसी में से जब जरूरत पड़ती थी तो वो लोग लड़ाई भी करते थे। तो उसी सेना नियमित नहीं होती थी। बलि जो होता था स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर। उस समय ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण था कि जो लोग को कर देना है वह क्या करता था कि उसको बलि बोलते थे, और वो स्वेच्छा से जो राजा होते थे उसको गतिविधियों को अच्छे तरीक़ा से संचालित करने के लिए वो कुछ कर दिया करते थे स्वेच्छा से, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता था। न्याय का उल्लेख नहीं है इसमें। जो पूर्व वैदिक काल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि न्याय का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब देखते हैं सामाजिक जीवन इसका कैसा होता है। समाज जो होता है वह समतावादी था। समतावादी कहने का मतलब कि सभी को समान रूप से देखा जाता था। उसके बाद वर्ण व्यवस्था, कर्म आधारित, जो जैसा कर्म करता था उसी के आधार पर उसकी वर्ण व्यवस्था की प्रचलन हो चुकी थी। तो इसीलिए हम लोग, और 10वें वर्णन में पुरुष सूक्त, और क्या कहता है कि उस समय वर्ण व्यवस्था थी, यानी कि कर्म के आधार पर, यानी कि 9वें मंडल में, और 10वें मंडल में होता है पुरुष सूक्त, यानी कि पुरुष प्रधानता हो जाती है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति होती है, पुरुष प्रधान वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दास प्रथा का भी प्रचलन उस समय रहता है। परिवार जो होता है वह कुल सबसे छोटी इकाई होती है। परिवार में ही उस समय देखने में आता है कि सभी लोग परिवार में ही रहा करते थे, और परिवार की जो सबसे छोटी इकाई होती थी जिसको हम लोग कुल बोलते थे, कुल होता था। अब देखिए यहाँ पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता था। यह एक संयुक्त परिवार होता था, वहाँ पे सभी के हेड जो पिता जो होते थे, जो सबसे बुजुर्ग सबसे वरिष्ठ होते थे, वही क्या करते थे कि उसकी संयुक्त परिवार का जो पितृसत्तात्मक यानी कि पिता ही उसका सबसे हेड होता था। स्त्री जो होते हैं उपनयन संस्कार एवं शिक्षा का अधिकार था। उपनयन संस्कार 16 प्रकार का जो संस्कार होता है, 16 प्रकार के स्त्रियों का जो संस्कार होता है उसमें एक उपनयन संस्कार होता था, एवं शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का भी अधिकार, उनको शिक्षा ग्रहण करने के भी अधिकार दिया गया था। दहेज प्रथा, बाल विवाह नहीं था। अब यहाँ पे देखिए दहेज प्रथा और बाल विवाह नहीं था। पुनर्विवाह नियोग प्रथा भी थी। नियोग प्रथा का मतलब हो गया कि पति के मर जाने के बाद जो मानी की महिला वह शादी भी कर सकती थी, तो इसीलिए पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित था। इसमें देखिए अपाला, घोष और लोपामुद्रा। अपाला, घोष, लोपामुद्रा ये उस समय की पढ़ी लिखी जो औरतें थी उसके बारे में हम लोग इसको याद रखिएगा। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ये जो 3-4 जो औरत हैं यह क्या करती थी कि उस समय की प्रचलित महिला थी। इसमें शाकाहारी एवं मांसाहारी लोग भी थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे कि पासा खेलते थे, नृत्य करते थे, संगीत का आयोजन करते थे, ये सब मनोरंजन का इसका व्यवस्था था। इसकी आर्थिक जीवन क्या थी, इसका जीवन यापन किस तरीका से होता था, तो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था। उस समय जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था वो पशुपालन था। गाय और अघन्य का महत्व, यानी कि 176 बार इसकी चर्चा की गई है। यानी कि अघन्य का मतलब कि गाय को मारना एक जघन्य पाप था। उस समय यही चीज वैदिक सभ्यता में दिया गया।
घोड़े का प्रयोग जो होता था वह रथ के रूप में किया जाता था। कृषि का महत्व कम था, सिर्फ 24 मंत्र ही कृषि के लिए आधारित था। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पशुपालन ही आधारित ये व्यवस्था था। कृषि के बारे में उतनी जानकारी, उतना मंत्र जो है वह ऋग्वेद में नहीं दिया गया है। कृषि का महत्व उतना ज़्यादा नहीं था। उद्योग भी सीमित था, जैसे बढ़ईगिरी करना, बढ़ईगिरी रथ बनाना, ये सब जो बढ़ईगिरी माने कि लकड़ी का जो कुछ कार्यभार करना, यही चीज़ इसमें दिया गया था। और रथ कार बनाना यानी कि रथ बनाना केवल आंतरिक व्यापार होता था, बाहरी व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। ये लोग अपने में ही कुछ इधर से उधर व्यापारी जो होता था, वो बढ़ईगिरी हो या रथ हो या पशुपालन का जो थोड़ा बहुत इधर उधर का एक कबीला से दूसरे कबीला में ही ये अपना व्यापार किया करते थे। मुद्रा की खोज नहीं थी, मुद्रा की खोज नहीं थी, उस समय मुद्रा नहीं था, लेकिन तांबा खोजा गया था। तांबा उस समय था, तांबा था, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि पूर्व वैदिक काल में ही तांबा था। अब उधर देखते हैं धार्मिक जीवन इसे कैसा है। प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेववादी, इसमें क्या होता था कि प्रकृति का सबसे ज़्यादा पूजा किया जाता था, जो परंपरा आज भी हमारे देश में लागू है कि बहुत तरह के पीपल, वृक्ष, तुलसी, ये सब जो प्राकृतिक तेन है इसको हम लोग पूजते थे। तो प्राकृतिक पूजा एवं बहुदेववादी यानी बहुत सारे देवताओं की भी पूजा की जाती थी। देवताओं का 3 श्रेणी होता था, अंतरिक्ष की देवता, पृथ्वी की देवता और आकाश की देवता। अंतरिक्ष की देवता में इंद्र, मारुति, रुद्र और वायु। पृथ्वी की देवता में अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति। और आकाश की देवता में सूर्य, वरुण, उषा, सविता, विष्णु। तो सबसे ज्यादा देवता आकाश में मिलता है, आकाश में जो होता है वह सबसे ज्यादा देवता मिलता है। इंद्र सबसे प्रमुख देवता माना जाता था, जिसको पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था और उसकी जो चर्चा है वो 250 बार किया गया है। अग्नि जो होता था वह मध्यस्थता का देवता था, इसकी चर्चा 200 बार की गई है। तो इस तरीका से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाता है कि दूसरी सबसे बड़ी देवता किसकी चर्चा थी। दूसरी सबसे बड़ा अग्नि, जिसकी मध्यस्थता का देवता माना जाता था, और 200 बार। वरुण जो होता था वह वर्षा का देवता। सविता चमकता सूर्य यानी कि जिसको गायत्री मंत्र जो तृतीय मंडल में है उसकी चर्चा सबसे सविता में की गई है। चमकता सूर्य जिसका मतलब होता था। मित्र, उगता सूर्य, मित्र की चर्चा का मतलब हो गया कि उगता हुआ सूर्य की चर्चा है। अश्विन चिकित्सक देवता। अश्विन जो होता था वह चिकित्सा का देवता होता था। पुष्ण को हम पशुओं और औषधियों से संबंधित देवता को मानते थे। सोम जो होता था वह बृहस्पति देवता होता था। तो इस तरीका से हम लोग इसको याद रख सकते हैं। इसको बहुत आसानी से आप लोग भी कोशिश कीजिए इसको बार बार देखने की, और बहुत आसानी तरीका से याद हो जाएगा। इसमें कोई विशेष बात नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वहाँ से आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। पूर्व वैदिक सभ्यता में